नमस्कार साथियों, मयूर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अपन ने फिनॉल के बारे में पढ़ा था। इसमें अपन ने लास्ट वीडियो जो अपना था उसमें फिनॉल निर्माण की विधि पढ़ ली थी। इस वाले पार्ट में अपन फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं और जो फिनॉल के रासायनिक गुण बच जाएगा वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण। देखिए साथियों, फिनॉल के जो रासायनिक गुण है, फिनॉल कुल 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। कुछ किताबों में आपको 4 किताब की अभिक्रियाएं भी मिलेगी। अभी मैं एक बार लिख रहा हूं कि कौन कौन सी अभिक्रिया हैं। इनमें पहली जो फिनॉल की अभिक्रिया है वह है OH समूह की अभिक्रिया। OH समूह की अभिक्रिया। जो फिनॉल है उसका जो OH समूह है उसके कारण से कौन कौन सी अभिक्रियाएं होने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं जो अपना बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया। और तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया है दोस्तों वह है संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया, ये अपने पास 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इसमें एक और अभिक्रिया आपको कहीं देखने को मिलेगी, विशिष्ट अभिक्रिया, जिसमें गाटरमान अभिक्रिया, फॉर्म्युलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण वगैरह कुछ अभिक्रियाएं हैं। लेकिन वो भी अपन स्पेशली देखा जाए तो बेंजीन वलय में ही पढ़ लेते हैं अपन। तो अपन बात कर रहे हैं फिनॉल की रासायनिक गुण। तो फिनॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार की अभिक्रिया देता है। एक OH समूह की अभिक्रिया है, दूसरा है बेंजीन वलय की अभिक्रिया और तीसरी है संघनन अभिक्रिया। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालें OH समूह की अभिक्रिया। कौन से समूह की साथियों? OH समूह की अभिक्रिया। तो देखिए, फिनॉल के रासायनिक गुण में सबसे पहले अपन बात करते हैं OH समूह की अभिक्रिया। 1 नंबर पे हेडिंग डालें OH समूह की अभिक्रिया। जो OH समूह है, जो अपना साथियों OH समूह है, इसमें भी अपन 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देखेंगे। पार्ट 1 जिसके अंदर H के कारण से अभिक्रिया होगी, यानी वह फिनॉल की अम्लीय गुणों को दर्शाएगा। और पार्ट B जो संपूर्ण OH समूह की अभिक्रिया होगी, 1-2 की नहीं होगी, संपूर्ण OH समूह की अभिक्रिया होगी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल H+ आयन का त्याग करता है, अर्थात फिनॉल की अम्लीय गुणों को दर्शाने वाली अभिक्रिया है। इसमें मैं लिखता हूं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति बोलो या अम्लीय गुण बोलो। देखिए, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है, इसके लिए अपन 3 प्रकार की अभिक्रिया लिख रहे हैं। पहला है क्षार धातु के साथ अभिक्रिया। पहला है इसके अंदर क्षार धातु या NaOH से क्रिया। आपके RBSc बोर्ड के अंदर दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में ही प्रोडक्ट एक ही बनेगा। दोनों में ही प्रोडक्ट एक ही बनेगा। चाहे क्षार धातु सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, इसी तरह से NaOH ले लो, KOH ले लो, इन सबसे क्रिया करवाते हैं तो अपने को धात्विक फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम है तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और जो भी अपने को है मुख्य उत्पाद वही मिलेगा। देखिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फिनॉल। इस फिनॉल पे OH है, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करवानी है। तो आपको मिल जाएगा क्या? 2 मोल मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, 2 मोल मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस यहाँ से आपको जो मुख्य उत्पाद है वो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अगर यदि मैं NaOH से करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ साथियों? NaOH से। तो देखिए दूसरे नंबर पे मैं क्या लिख रहा हूँ, NaOH से अगर यदि अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य उत्पाद तो यही मिलेगा। मुख्य उत्पाद तो यही मिलेगा, क्या? सोडियम फिनॉक्साइड ही मिलेगा। फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। और यहाँ से देखिए ये Na और पूरा का पूरा बेंजीन वलय के ऊपर ऑक्सीजन, ये तो लिख दिया। बचा क्या? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिल गया, तो मिल जाएगा मुझे क्या? H2O।
उपरोक्त दोनों अभिक्रिया में प्रोडक्ट वही मिलता है, सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम होगा इसका? सोडियम फिनोक्साइड। इसका दूसरे नंबर पे अभिक्रिया की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे अभिक्रिया आपके आरबीएससी बोर्ड के अंदर जो किताब है उसमें क्षार धातु से अलग कर रखा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अलग कर रखा है। मैंने दोनों एक साथ बता दिए। दोनों में मुख्य उत्पाद सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। अंतर क्या है? तो जहां क्षार धातु के साथ हाइड्रोजन बेस मुक्त होती है वही क्षार के साथ जल बनता है। इसका दूसरी अभिक्रिया है RMgX। गिन्यार अभिकर्मक से क्रिया करवा दे तो क्या बनता है? तो फिनोल गिन्यार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। देखिए ये आपका फिनोल है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? RMgX। किससे करवा दी? RMgX। तो यहां से तो हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से R निकलेगा, तो RH बन जाएगा क्या? RH। इसी को क्या बोलते हैं? एल्केन। जितने कार्बन का गिन्यार अभिकर्मक में एल्केन समूह है उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर यहाँ एक कार्बन है तो मेथेन बनेगा, 2 कार्बन है तो एथेन बनेगा, 3 कार्बन है प्रोपेन बनेगा। आगे बात सुनिए। और यहाँ से मिल जाएगा क्या? तो बेंजीन वाले के ऊपर बाकी की चीजें लगा दीजिए, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। यानी कि जो पहले एलिफेटिक गिन्यार अभिकर्मक था वह अब एरोमेटिक गिन्यार अभिकर्मक में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मैंने लिख दिया कि एक फिनोल है और इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवा दी। तो देखिए यहाँ से एक कार्बन है, इसलिए यहाँ पे कितने कार्बन का एल्केन बनेगा? एक कार्बन का ही बनेगा। मुझे मिलेगा क्या? CH4। कितने कार्बन का हो गया? एक कार्बन। बाकी मिलेगा क्या? तो मिलेगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये थी साथियों फिनोल की जो OH समूह की अभिक्रिया है, उसमें अपन फिनोल की अम्लीय गुणों को दर्शाने वाली अभिक्रिया है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि फिनोल H+ आयन का त्याग करता है। अब अपन बात करते हैं फिनोल H+ आयन क्यों त्यागता है। फिनोल H+ आयन क्यों त्यागता है तो उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए तो इसी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। फिनोल H+ आयन का त्याग क्यों करता है? तो एक बार अपन इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं। फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। फिनोल की अनुनादी संरचना, अगर यदि आपको फिनोल की अनुनादी संरचना याद रह जाती है तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। फिनोल के ऊपर ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ ये बन के इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऊपर, तो मुझे मिलेगा क्या? OH डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन वाला है, इसके ऊपर माइनस और यहाँ पे प्लस। इसके बाद माइनस का इन 2 परमाणु के बीच और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो मुझे मिल क्या जाएगा? OH प्लस डबल बॉन्ड, अगले स्टेप में क्या होगा? ये आवेश इसके ऊपर ये बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन के इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ जाएगा तो अपने को मिलेगा क्या? ये वाली संरचना, और फाइनली अपने को वापस क्या मिल जाएगा? ये बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन के इलेक्ट्रॉन वापस एटम के पास, तो आपको मिलेगा क्या? वही संरचना वापस से मिल जाएगी।
ये तो है दोस्तों फिनोल की अनुनादी संरचना। देखिए जिस यौगिक में जितने ज्यादा अनुनादी संरचना बनते हैं, जितने ज्यादा अनुनादी संरचना बनते हैं उसका स्थायित्व उतना ही होता है। अब देखिए फिनोल में 5 अनुनादी संरचना बन रही है, इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और देखिए ये तो फिनोल की अनुनादी संरचना थी। एक बात और बात करते हैं कि जो फिनोल है ये H+ आयन का त्याग करता है, H+ आयन का त्याग करता है और बनाता है फिनोक्साइड आयन। और क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन। इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। देखिए एक तो मैंने बना दी फिनोल की संरचना। फिनोल ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन का त्याग कर दिया। फिनोल ने हाइड्रोजन आयन का यहां से त्याग कर दिया और बना लेगा फिनोक्साइड आयन OH- आयन। अब दो कंडीशन आती है, जो ज्यादा स्थायी होगा, क्या फिनोल ज्यादा स्थायी है या फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है। जो स्थायी ज्यादा होगा वह पदार्थ उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा। अगर यदि फिनोल का स्थायित्व ज्यादा है तो फिनोल कभी भी H+ आयन का त्याग नहीं करेगा। लेकिन अगर फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व ज्यादा है तो फिनोल क्या करेगा, H+ आयन का त्याग कर देगा। मतलब इन दोनों में से जिसके स्थायित्व ज्यादा होगा वह उसी रूप में रहेगा। अगर फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व ज्यादा होगा तो वह H+ आयन देगा, और अगर फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व कम होगा तो वह H+ आयन कभी भी नहीं देगा। तो एक बार अपन फिनोक्साइड आयन की संरचना भी बना लेते हैं। फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। देखिए फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना कैसी होती है, तो अभी मैंने लिखा था। देखिए फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, ये आपका फिनोल है, O-, O के ऊपर क्या है, माइनस है। O के ऊपर क्या है दोस्तों, माइनस है। फिनोक्साइड आयन, देखिए ये आपका O- और इसके ऊपर बन गया फिनोक्साइड आयन। ये आपका फिनोक्साइड आयन है। वापस से अपने को क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बन जाएगी क्या, O डबल बॉन्ड, ये माइनस इस जगह पर, ये इलेक्ट्रॉन वापस बॉन्ड पे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, तो मुझे मिलेगा क्या, ये माइनस और ये डबल बॉन्ड। एटम के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, मिलेगा क्या, ये वाली संरचना। वापस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एटम, एटम का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे, फाइनली मिल क्या जाएगा आपको, वही पहली वाली संरचना। देखिए दो संरचना है, एक है फिनोल की अनुनादी संरचना और दूसरी है फिनोक्साइड आयन की संरचना। दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है, दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है, तो दोनों में से ज्यादा स्थायी है फिनोक्साइड आयन। दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है, फिनोक्साइड आयन। तो आप देख सकते हैं फिनोल H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है, फिनोल H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है, जिसका स्थायित्व अधिक है, जिसका स्थायित्व अधिक है। कारण बता देते हैं, फिनोल में भी 5 अनुनादी संरचनाएं, फिनोक्साइड आयन में भी 5 अनुनादी संरचनाएं, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि जो फिनोल है, फिनोल के अंदर जो 3 अनुनादी संरचना बीच की देख रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आवेश का बंटवारा है, आवेश का बंटवारा है। ऊपर वाली संरचना में क्या है, आवेश का विपाटन है, विभाजन है, आवेश अलग अलग है, आवेश क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो फिनोक्साइड आयन है इसके अंदर आप देखेंगे तो केवल और केवल ऋणावेश है, केवल और केवल क्या है, ऋणावेश है। और ऋणावेश होने के कारण से मैं बोल सकता हूं आवेश का विभाजन नहीं है, आवेश का विपाटन नहीं है। और नहीं है तो जिसमें आवेश अलग अलग होंगे,
अगर धनायन ऋणायन है तब तो वो क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के आयन से आकर्षित होंगे। लेकिन अगर यदि आवेश का विपाटन नहीं है, एक ही प्रकार के आवेश है, तो इसका स्थायित्व क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। इसी कारण से फिनोल H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और अपन जानते हैं कि फिनॉक्साइड आयन में आवेश का विपाटन नहीं होने के कारण से, आवेश का सेपरेशन नहीं होने के कारण से, आवेश का बंटवारा नहीं होने के कारण से इसका स्थायित्व ज्यादा है। ये थी फिनॉल की अनुनादी संरचना और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना के बेस पे पहला रिजल्ट कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो H+ आयन देता है। दूसरी बात करते हैं, इसका दूसरी कंडीशन लेके आते हैं, स्थिति 2। स्थिति 2, पहली स्थिति है फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वह H+ आयन त्याग देता है फिनॉल और वह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। दूसरी स्थिति यह है कि जो ऑक्सीजन है इसके साथ जो बेंजीन वलय का कार्बन है, इसके साथ जो बेंजीन वलय का कार्बन है, ये फिनॉल वाली स्थिति है। इस कार्बन की संकरित अवस्था sp2 होती है। कौन सी होती है, sp2। ये बेंजीन वलय की जो संरचना है आगे, ये वाली स्थिति है बेंजीन वलय में। तो इस कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो है sp2 और इस कार्बन की संकरित अवस्था sp2 होने के कारण से इसकी विद्युत ऋणता सामान्य कार्बन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण से ये जो बेंजीन वलय है, ये जो बेंजीन वलय है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण से ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। आंशिक रूप से क्या आ जाता है, धनावेश। और हाइड्रोजन के ऊपर भी कौन सा आवेश है, धनावेश। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है वो कमजोर हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये दो शर्तें हैं और इन दो शर्तों के बेस पे अपन बता सकते हैं फिनोल अम्लीय प्रकृति की है। पहला क्या बताया था, फिनोल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व ज्यादा है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, फिनोल के अंदर जो बेंजीन वलय है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वह ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है वह कमजोर हो जाता है और वह आसानी से टूट जाता है। और आसानी से टूट जाने के कारण से फिनोल अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, फिनोल अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसकी जो अम्लीयता है, इस अम्लीयता को तुलना कर रहे हैं अपन कि इससे पहले अपन बात करते हैं इनकी अम्लीयता पर जो प्रतिस्थापित समूह अगर जुड़ जाए तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। अगला हेडिंग डालें, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। फिनोल की अम्लीयता पर, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव, प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। अब देखिए, अभी मैंने फिनोल की अनुनादी संरचना बनाई। फिनोल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिनोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यह इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्थो स्थिति पे आ रहा है, पैरा स्थिति पे आ रहा है और वापस से ऑर्थो स्थिति पर ही आ रहा है। यानी ऑर्थो पैरा स्थिति पर अगर यदि कोई समूह जुड़ेगा तो उसके कारण से उसके अम्लीय गुणों में जो परिवर्तन होगी वह ज्यादा होगी, जबकि मेटा स्थिति पर अगर यदि जुड़ गया तो उसके अम्लीय गुणों में जो परिवर्तन होगा, चाहे कम हो अथवा ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो परिवर्तन होगा वह अल्प होगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब देखिए, प्रतिस्थापित समूह होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वह इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं, या हिंदी में बोलूं तो एक होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो समूह इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, एक तो है इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह और दूसरा है इलेक्ट्रॉन लेने वाले।
एक तो समूह है इलेक्ट्रॉन देने वाले और दूसरा है इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इसके अलावा कोई तीसरा समूह नहीं होगा अपने पास जो पहली स्थिति है इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर यदि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होगा, देखिए अनुनादी संरचना में इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होगा तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें प्रतिकर्षित करेगा। एक बार आपको अनुनादी संरचना वापस से बना रहा हूं, देखिए ये आपकी फिनोल है और इसके ऊपर OH समूह जुड़ा हुआ है। जो तीनों संरचना बीच वाली है या तो उसके ऑर्थो स्थिति पर माइनस का आवेश है या पैरा स्थिति पर माइनस का आवेश है। मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूं ना। अब देखो क्या हुआ कि अगर यदि कोई समूह यहां जोड़ दिया मैंने X, माना कि X समूह यहां जोड़ दिया, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, पहले क्या है इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ये जो माइनस का आवेश है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। फलस्वरूप क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन वापस से कहां चला जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहां से ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है वह इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन को वापस से ऑक्सीजन परमाणु के पास भेज देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के परमाणु के पास आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के पास आ गया तो यहाँ ऋणावेश की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ जो हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश है इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने के कारण से यह बंध क्या होगा, यह बंध मजबूत होगा, यह बंध क्या होगा, मजबूत होगा, और जितना ज्यादा यह बंध मजबूत होगा हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल। तो मैं लिख सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है वह अम्लीयता को घटा देते हैं, वह अम्लीयता को क्या करते हैं, घटा देते हैं। चाहे वह ऑर्थो स्थिति पे हो, चाहे मेटा स्थिति पे हो, चाहे वो पैरा स्थिति पे हो, अगर यदि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं, कोई भी समूह हो, वह उसकी अम्लीयता को क्या कर देंगे, घटा देते हैं। उदाहरण तो देखिए, उदाहरण में क्या है, जिनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, एक तो है एल्किल समूह, एक क्या है एल्किल समूह, या दूसरा लिख सकता हूं सभी प्रकार के ऋणायन, सभी प्रकार के ऋणायन की भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देगा। और दूसरा क्या लिख दिया मैंने, एल्किल समूह, चाहे या मेथिल, एथिल, प्रोपिल कोई सा भी समूह जोड़ूं, ऑर्थो मेटा पैरा किसी भी स्थिति पे जोड़ दिया जाए उसकी अम्लीयता हमेशा क्या होगी, कम होगी, उसकी अम्लीयता हमेशा कम होगी। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर आकर्षित करता है, देखिए किस तरह से होगा, यही बेंजीन वाले वापस से बना रहा हूं, इसके ऊपर ऑर्थो पैरा ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश है। अब देखिए समूह जोड़ दिया, क्या, इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह, क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। देखिए क्या हुआ, हाँ इसको वाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जैसे ही ऑक्सीजन बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन देगा, इस ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश होगा, इस ऋणावेश को क्या करेगा, वाई ग्रहण कर लेगा। अब देखिए क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस से वलय के द्वारा ऑक्सीजन परमाणु के पास जा पाएगा, नहीं जाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह, और प्लस का चिन्ह रहेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, प्लस का चिन्ह। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यह बंध क्या होगा, कमजोर होगा, यह बंध क्या होगा, कमजोर होगा, और कमजोर होने के कारण से हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अपन जाते हैं बैंक में पैसा निकलवाने के लिए तो क्या कहता है, कैशियर विड्रॉ फॉर्म भर दीजिए, यानी जो आपको कुछ भी लेना है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह है, इसे इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह फिनोल की अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उदाहरण तो उदाहरण देखो, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, तो देखो CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, CO हो सकता है,
COOR हो सकता है, COX हो सकता है, CO समूह एनहाइड्राइड एल्डिहाइड है, एसिड है, कीटोन है, एस्टर है, अम्ल क्लोराइड है और एनहाइड्राइड है। इसके अलावा CONH2 एमाइड है और एक और स्पेशल है जो बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है उसे बोलते हैं NO2। इसके अलावा CN भी अगर दिया जाए तो भी कार्बन युक्त समूह ही है और ये सारे समूह क्या करते हैं, फिनोल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। हाँ, एक बात ये है कि चाहे वो ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो अथवा पेरा पे हो, वह उसकी अम्लीयता को बढ़ाएंगे। एक कंडीशन आती है कि ऑर्थो स्थिति वाला ज्यादा अम्लीय होगा, मेटा वाला होगा या पेरा वाला। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो मेटा स्थिति वाली कंडीशन है यह अम्लीयता को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता जितना ऑर्थो और पेरा करता है। क्योंकि देख लीजिए, फिनोल की किसी भी अनुनादी संरचना में मेटा स्थिति पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। और मेटा स्थिति पर कोई आवेश नहीं होने के कारण से वह उसकी अम्लीयता और क्षारीयता में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं करता। हाँ, लेकिन फिनोल की तुलना में वह उसकी अम्लीयता को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि इनमें से आपको बताना है कि कौन ज्यादा अम्लीय है। जैसे कि मैंने एक ऑर्डर लिख दिया, एक पे लिख दिया फिनोल, दूसरा मैंने लिख दिया बेंजल ऑर्थोक्रिसोल और तीसरा लिख दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। देखिए कौन कौन से ग्रुप लिखा। फिनोल में किसी भी प्रकार से कोई ग्रुप नहीं है, फिनोल में किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रुप नहीं ऐड किया। दूसरे में मैंने क्या ऐड कर दिया, क्या CH3 एल्केन समूह कौन सा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले, यानी ये अम्लीयता को क्या करता है, घटाता है। दूसरे में मैंने क्या जोड़ दिया, तीसरे में उदाहरण क्या है, NO2 ये रहा, कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये जो NO2 इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब ये इसकी अम्लीयता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, उसके बाद होगा फिनोल और सबसे कम कौन सा होगा, ऑर्थोक्रिसोल। सबसे कम कौन सा होगा, ऑर्थोक्रिसोल। ये इसकी अम्लीयता का क्रम हो जाएगा। आपसे पूछे अम्लीयता का घटता क्रम लिखिए, अम्लीयता का घटता क्रम लिखिए, तो 1, उसके बाद में आ जाएगा 2, उसके बाद में आ जाएगा 3। ये अम्लीयता का घटता क्रम है। और आपसे पूछे अम्लीयता का बढ़ता क्रम है तो इसको उल्टा कर दो, 3 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 1। ये अम्लीयता का बढ़ता क्रम है और पहले वाला अम्लीयता का घटता क्रम है। ये था फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अपन बात करते हैं फिनोल की अम्लीयता की तुलना करेंगे एक अल्कोहल के साथ और एक अम्ल के साथ, एक अल्कोहल के साथ और एक अम्ल के साथ। तो देखिए अम्लीयता की तुलना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार के साथियों बोर्ड के अंदर एग्जाम में आया था, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन ज्यादा अम्लीय है, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन ज्यादा अम्लीय है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कारण बताओ में क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एक अम्लीयता की तुलना, अम्लीयता की तुलना किस किस के बीच में, एक तो पढ़ेंगे अल्कोहल एंड अल्कोहल वर्सेस फिनोल ArOH। एक तो इन दोनों में अम्लीयता के कारण देखेंगे कौन ज्यादा अम्लीय है, और दूसरा देखेंगे RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड फिनोल, दोनों में अपन अम्लीयता की तुलना करने वाले हैं कि कौन ज्यादा अम्लीय है। ये वाला क्वेश्चन RCOOH वर्सेस फिनोल, यह भी लास्ट अभी जो 2020 का पेपर हुआ था 17 मार्च को, उसमें आया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है अथवा फिनोल, कारण सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपके 2021 में अल्कोहल और फिनोल में अंतर करने का कोई क्वेश्चन बैठ जाए। तो यही अपन बात करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अम्लीयता और क्षारीयता का से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो यही आप ध्यान से ध्यान देंगे कि जो अल्कोहल है और फिनोल है, दोनों में अपन देख रहे हैं कि अल्कोहल ज्यादा क्षारीय है अथवा फिनोल। तो सबसे पहले एक बार इसकी संरचना बना लेते हैं कि ये जो एल्केन समूह है इससे आपने जोड़ दिया OH,
और फिनोल में मैंने क्या जोड़ दिया, बेंजीन वाले, और इससे जोड़ दिया OH। दोनों में ध्यान देंगे कि जो अल्कोहल है इसमें एक तो है एल्किल समूह जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है, और जो फिनोल है वह इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इस लोन पेयर को अपनी ओर खींच रहा है, देखो ऊपर अनुनादी संरचना। जबकि जो अल्कोहल है उसमें जो एथिल मेथिल कोइंसिडा भी एल्किल समूह है वह इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब देखिए मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज्यादा होगा यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना उतना ही मुश्किल होगा, और यह जो OH बंध है वह क्या होगा, मजबूत होगा। वह OH बंध क्या होगा, मजबूत होगा, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा। हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा, और हाइड्रोजन नहीं निकलेगा आसानी से तो इसकी अम्लीयता क्या हो गई, कम हो गई। यही कारण है कि जो अल्कोहल है वह जल से भी दुर्बल अम्लीय होते हैं, जल से भी दुर्बल अम्लीय होते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं अल्कोहल ज्यादा अम्लीय होगा कि जल, तो आपका आंसर होना चाहिए जल ज्यादा अम्लीय होता है अल्कोहल की तुलना में, ठीक है ना। तो यही कारण है। और दूसरा बात करते हैं फिनोल में, तो फिनोल क्या है, जो बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। अब धनावेश आ जाने के कारण से यह बंध क्या होगा, OH बंध जो है वो कमजोर हो जाएगा। OH बंध क्या होगा, कमजोर होगा। कमजोर क्यों होगा साथियों, तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर भी कौन सा आवेश है, धनावेश। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, आसान होगा, और हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो फिनोल H+ आयन का त्याग करेगा। और अभी अपन ने देखा था फिनोल H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो कि फिनोल से भी ज्यादा स्थायी है। यही कारण है कि अल्कोहल की तुलना में फिनोल ज्यादा अम्लीय है। आगे बात समझ में, चलो दूसरी तुलना अपन देख रहे हैं जो अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल है और फिनोल है। इन दोनों में अम्लीयता का क्रम पूछ लेते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय है। तो देखिए फिनोल की संरचना तो बना रखी है, इसी में अपन बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचना। ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल RC≡OOH। देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो मुझे मिलेगा क्या, RC≡O- फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा, एक H+ आयन त्याग करके RCOO- समूह बना लेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये जो समूह बना है इसकी भी एक बार अनुनादी संरचना देख लेते हैं। R, क्योंकि अपन ने अभी फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना देखी थी, RC≡OO-, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अपने आंसर हो जाएगा RCO-O। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, पहला जो फिनोल है उसकी 5 अनुनादी संरचना बन रही है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसकी 2 ही संरचना बन रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। अभी अपन ने अभी तक यही पढ़ा है, गाड़ी में पढ़ते हैं कि जिसकी अनुनादी संरचना जिसकी जितनी ज्यादा होगी, फिनोल की 5 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की 2 है, जिसकी अनुनादी संरचना ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सत्य है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है, तो देखिए पहला अंतर ये है, जो फिनोल है, फिनोल के अंदर माइनस का जो आवेश है, ऋणावेश है, वह बेंजीन वाले में है, दिख रहा ना, बेंजीन वाले में ऑर्थो पैरा ऑर्थो स्थिति पर माइनस का आवेश है, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश है, धन चिन्ह है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, धन चिन्ह है। और अपन को पता है जो आवर्त सारणी है उसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता दूसरे नंबर पे आती है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, देन उसके बाद ऑक्सीजन की होती है। इसका मतलब फिनोल की जो अनुनादी संरचना है उसकी संख्या भले ही 5 है और आप 10 बना दो, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन भी 5 जोड़ लेंगे, उस स्थिति में भी सबसे बड़ी कंडीशन
कंडीशन ये है कि जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश, और धनावेश होने के कारण से उसका स्थायित्व कम होता है, क्योंकि अपन भी जानते हैं अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास ऋणावेश होने पर वह ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व कभी भी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वह तो इलेक्ट्रॉन लेता है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में देखिए, कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणावेश है वह ऑक्सीजन परमाणु पे है। इसका मतलब जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उसी के ऊपर ऑक्सीजन, उसी के ऊपर ऋणावेश होने के कारण से उसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही आंसर था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है फिनॉल की तुलना में। कारण है फिनॉल की अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण उसके ऊपर धनावेश है, अतः वह कम स्थायी है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलेट आयन के जो ऋणावेश है वह ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर होने के कारण से उसका स्थायित्व ज्यादा है। एक तो ये है, ये तो अपन ने थ्योरेटिकल समझा। अब आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बताने वाला हूं कि इन दोनों में अंतर किस तरह से करते हैं। अगर आपको मैंने एक साइड में दे दिया फिनॉल और एक टेस्ट ट्यूब में दे दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और पूछ लिया कि बताओ इनमें ज्यादा अम्लीय है तो कौन सा है, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट करते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होगा। देखिए क्या होगा, जो अपना RCOOH है वह NaOH से क्रिया करके CO2 देता है। यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके तेजी के साथ बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस देता है, जबकि फिनॉल कभी भी बुदबुदाहट के साथ CO2 नहीं देता है, बुदबुदाहट के साथ CO2 नहीं देता है, क्योंकि फिनॉल कम अम्लीय होता है। चलो एक बार एक अंतर और लिख लेते हैं। तो पहला अंतर क्या था, इनमें सैद्धांतिक रूप से अनुनादी संरचना के बेस पे, और दूसरा अंतर अपन ने लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट परीक्षण के द्वारा। एक चीज और लिख रहा हूं कि ये आपका फिनॉल है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर यदि इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे कि मैंने लगा दिया यहाँ ऑर्थो स्थिति पर NO2, यहाँ पैरा स्थिति पर NO2 और यहाँ ऑर्थो स्थिति पे वापस से NO2 लगा दिया, यानी कि तीनों ही स्थिति पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। और इसको बोलते हैं, इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, और इसको प्यार से शॉर्टकट में बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन की नाइट्रीकरण से कराने के बाद में काम आता है, पीले रंग का क्रिस्टल होता है। इसकी अगर यदि आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवा देते हैं तो यह अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो ये थी अपने अल्कोहल, फिनॉल और उसके बाद में फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्लीयता की तुलना। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अब अपना जो अगला पार्ट है उसके अंदर इसकी अन्य जो OH समूह की अभिक्रिया है, अभी तक अपन ने केवल हाइड्रोजन के कारण से अभिक्रिया देखी है, अब अपन संपूर्ण OH समूह की अभिक्रिया भी देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।